तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 162 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डी फैन ने बाइकालू को अपने लू फैंग के दिए हुए टेक्निक से हरा दिया होता है, जिसके बाद लू फैंग उसे दो ऑप्शन देता है, या तो मेरी गुलामी करो या फिर मार जाओ। तो अब फिर चलो देखते हैं क्या बाइकालू लू फैंग की गुलामी करता है या फिर नहीं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उसी स्पेस को दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों बंदे उसी स्पेस में खड़े होते और यहाँ पे बबाता लू फैंग से कहते हैं कि लू फैंग क्या तुम उसे सच में मारना चाहते हो। उसकी पोटेंशियल बहुत ही हाई है, जिसके कारण वो एक एब्सोल्यूट वॉरियर बनना चाहता है। तो यहाँ पे लू फैंग कहता है कि मैं उससे पूछ रहा हूँ, और अगर वो यहाँ पे मान जाता है तो मैं उसे छोड़ दूंगा और मैं उसे नहीं मारूंगा, लेकिन अगर उसने नहीं मारा तो मैं उसे मारने से पीछे नहीं हटूंगा। और यहाँ पे लू फैंग अभी बाइकालू के ही आंसर का वेट कर रहा होता है कि आखिर वो क्या बोलने वाला है। और फिर हमें बाइकालू को दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है और लू फैंग की तरफ देखता है। उसे भी पता था कि अगर वो रिजेक्ट किया तो इसका मतलब यही है कि वो मारा जाएगा, और एक बार वो मारा गया तो सब चीज़ ख़त्म। उसके ड्रीम्स जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है, जितने के लिए उसने इतना मेहनत करके अपने यूनिवर्सल लेवल को ब्रेक किया है, जो अपने परिवार जितने भी उसके ख्वाब है वो सब चले जाएंगे। और अभी उसके कान में अभी लू फैंग के कहे हुए शब्द ही गूंज रहे होते हैं कि या तो सबमिट करो या फिर मार जाओ। और अब फिर उसके मन में उसके ब्यूटीफुल प्लैनेट को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने फैमिली को याद करता है, और उसे बचपन का दिन याद आता है कि कैसे वो अपने ग्रैंड फादर को बोला था कि फादर मैं यहाँ से जा रहा हूँ और जब मैं यहाँ पे वापस आऊँगा तो इस पूरे टेंपल का मैं नाम रोशन कर दूँगा, और मैं इस आयरन स्टोन माउंटेन क्लैन को बहुत ही प्राउड से भर दूँगा। और वो इसी के साथ निकला होता है कि एक दिन वो इतना बड़ा वॉरियर बनेगा कि सारे लोग आज़ादी से घूमेंगे। और अब फिर यहाँ पे बाइकालू को दिखाया जाता है जो कि अभी अंधेरे में था। उसके पास दो ही ऑप्शन था, या तो मारे या फिर ना। और अभी के दरमियान वो यूनिवर्सल लेवल में था, उसके पास खुद की डोमेन थी, खुद की नाइफ टेक्निक्स थी। एक रास्ता था कि वो और भी बड़ा होके और भी पावरफुल हो, यहाँ तक कि वो ऐसे पॉइंट पे आ चुका था कि नालान सन भी उसके सामने नहीं टिक सकता था। और यहाँ पे वो नालान सन से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था, और वो उसके टीचर से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता था, और उसके पास उससे भी ज़्यादा स्किल्स थी। और यहाँ पे वो नालान सन फैमिली का बन गया था और उसी का एक स्टेटस भी लगता था। लेकिन अभी के मर्तबा वो यहाँ पे बेबस है, और यहाँ पे वो कहता है कि शॉर्ट क्लैन टेम्पल, और वो जोर से चिल्लाता और कहता है कि मेरा नाम है बाइकालू और मैं इस टेम्पल का नाम हमेशा रखूँगा और इसे कभी मिटने नहीं दूंगा। मैं अपने आयरन स्टोन माउंटेन क्लैन को अपने पूरे प्राउड में रखूँगा, और एक दिन मैं एक लेजेंड बनूंगा जो कि शॉर्ट क्लैन से मौजूद होगा। और यहाँ पे वो बहुत ही जोश में आ जाता है। और अब फिर हमें लू फैंग को दिखाया जाता है जो कि फिर से बाइकालू की तरफ देखता है और कहता है कि बाइकालू तुम्हारा क्या है, क्या तुम सबमिट करना चाहते हो या फिर डेथ। और यहाँ पे हमें बाइकालू को दिखाया जाता है जो कि अपने लॉर्ड को रिस्पेक्ट कर रहा होता है। अब ये देख कर लू फैंग भी उसको देखने लगता है कि वो किसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे वो अपने शॉर्ट क्लैन के लॉर्ड को रिस्पेक्ट दे रहा होता है, क्योंकि उसको पता था कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। यहाँ पे लू फैंग उसको देखने लगता है, और यहाँ पे फिर हमें बाइकालू को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि और बॉडीगार्ड बनने को तैयार हुआ। अब ये देखकर लू फैंग बाइकालू की तरफ देखता है और कहता है कि तुम मुझे अब से बास्टर्ड कह सकते हो। और यहाँ पे लू फैंग हंसने लगता है, और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त लू फैंग वहाँ से गायब हो जाता और एक बड़ा सा जानवर आ जाता है जिसके 4 पंजे होते हैं और वो 6 किलोमीटर में फैला होता है, जिसकी पंजे ही 2 से 3 किलोमीटर लंबे होते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी हेवन की तरह दिख रहा होता है, और वो कोई और नहीं गोल्डन हॉर्न बीस्ट होता है। और अब फिर जैसे ही बाइकालू गोल्डन हॉर्न बीस्ट को देखता है वो शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट। और यहाँ पे लू फैंग कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ गोल्डन हॉर्न बीस्ट। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता है जिसकी मदद से वहाँ पे बात की जाए, लेकिन लू फैंग के उस पावरफुल साउंड के कारण वहाँ जेनेटिक एनर्जी चारों तरफ फैल गई थी, जिसके कारण वहाँ पे उसकी आवाज़ बाइकालू के कानों में भी गूंज रही थी। और अब फिर से गोल्डन हॉर्न बीस्ट गायब हो जाता है, उसके जगह लू फैंग आ जाता है
और इसे देखकर बाइक कालू भी बहुत 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 ज़्यादा शौक होता है और घबराते हुए कहता है कि तो तुम शुरू से ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट थे। तो लू फैंग कहता है कि सही काम मैं ही हूँ गोल्डन हॉर्न बीस्ट। अब यहाँ पे लू फैंग ने शुरू में ही डाई फैन को उसके क्वांटम कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने को कह दिया था, ताकि जब वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट के फॉर्म में आए तो उसकी ये इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। अब यहाँ पे बाइक कालू लू फैंग से कहता है कि तुम्हारा ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट अभी के मुताबिक मुझसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो ये सुनकर लू फैंग हंसता और कहता है कि क्या तुमसे कमज़ोर। और यहाँ पे डी फैन कहता है कि बाइक कालू यहाँ तक कि मेरा भी कोई मैच नहीं है मेरे मास्टर के साथ, और मैंने तो तुम्हें सैंड बैंक की तरह धो दिया था। यहाँ पे बाइक कालू जब ये सुनता है कि क्या डी फैन भी लू फैंग के सामने नहीं टिका था तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि ये नामुमकिन है, तुम आके लू फैंग से कैसे हार सकते हो। तो लू फैंग कहता है कि तुम ये जानना चाहते हो तो चलो तुम ट्राई करके देखो। और फिर हमें लू फैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे फिर से वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट बन जाता है, और अभी के मुताबिक गोल्डन हॉर्न बीस्ट यूनिवर्सल लेवल 6 में आ चुका था। अब ये सब लू फैंग ने 2 साल के ही अंदर कर लिया था, और अभी के मुताबिक उस वक्त से 20 महीने गुजर चुके थे। और इस वक्त में लू फैंग ने अपने कई सारे वेल्थ से यूज करके कई सारे एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल मेटल्स को यूज किए थे, जिसके कारण उसका इंटरनल वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी से ग्रो करने लगा था। अब यहाँ पे लू फैंग ने सिर्फ 20 मंथ्स में ही इसके एवोल्यूशन को कंप्लीट कर दिया था। और बात करें नॉर्मल एवोल्यूशन की तो उसको लेने के लिए कम से कम 93 साल लग जाते हैं, लेकिन लू फैंग ने कई सारे वैल्यूएबल मेटल्स को यूज किए थे और अपने कई सारे पैसों को खर्च करके अपने रफ्तार को बढ़ाया था, ताकि वो अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते। और हमें कुछ ही समय पहले देखा था कि लू फैंग ने यूनिवर्सल लेवल 1 में ब्रेक थ्रू किया था, और अभी वो यूनिवर्सल लेवल 6 में आ चुका था। और अब फिर हमें इसी स्पेस में दिखाया जाता है जहाँ पे लू फैंग किसी बड़े पहाड़ की तरह खड़ा था और उसकी बहुत ही बड़ी पंजी थी एक बैटल नाइफ की तरह। और अब फिर हमें बाइक कालू को दिखाया जाता है जो कि लू फैंग के सामने चींटी लग रहा था, और यहाँ पे बाइक कालू भी दहाड़ता और वो लू फैंग पे हमला कर देता। और यहाँ पे हमें उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि दहाड़ने भर से इतना शॉकिंग वेव्स एक्सप्लोड कर रहा था कि उसकी मदद से डेवन और उसके कई सारे डेब्रिज जितने भी यूनिवर्सल शिप के डिस्ट्रॉय होने के बाद होती है वो सब पीछे हो जाते। और यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट उससे कहता है कि बच्चे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। और यहाँ पे वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट भगवान की तरह लग रहा था, और बाइक कालू भी उसके सामने अभी कुछ नहीं था। और फिर हमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दिखाया जाता है जिसके सर पे भी 3 हॉर्न्स आ चुके थे, और 3 हॉर्न्स का मतलब ये होता है कि वो यूनिवर्सल लेवल में आ चुका है। और फिर लू फैंग अपने एक स्किल को यूज करता है जो कि उसकी नेचुरल टैलेंट्स में से आती है, जिसका नाम होता है स्ट्रेंथन। और यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी बहुत ही ज़्यादा इमेंसली ग्रो करने लग जाती है, उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और वहाँ पे चारों तरफ धमाका होता है। और हमें दिखाया जाता है कि लू फैंग का वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट का क्लॉ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है, और यहाँ पे बाइक कालू उसके अटैक को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। और अभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड में हॉल करता है, और यहाँ पे उसके बॉडी में से स्ट्रेंज रिपल्स निकलना शुरू हो जाता, और हर एक स्केल उसी वक्त छोटा होकर श्रिंक होने लगती है। और हमें दिखाया जाता है कि जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट जिसकी बॉडी 6 किलोमीटर लंबी थी वो सिकुड़ के 2 से 3 किलोमीटर की हो जाती है। और फिर यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लू फैंग अपने बॉडी को सिकुड़ के छोटा भी कर सकता है, जिसके कारण उसकी मसल्स और भी ज़्यादा हार्ड हो जाती है और उसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी स्ट्रेंथ पावर सब चीज़ बढ़ जाती है। और लू फैंग अपने डेटी ऑफ वर्ल्ड के फर्स्ट स्टेज के कारण कर पाया था, जिसके कारण अगर वो अपनी इस स्किल को यूज़ करता तो उसकी पावर 2 टाइम्स बढ़ जाती। अब यहाँ पे लू फैंग अपने क्लास से उस पर अटैक करता है, जिसके कारण बाइक कालू के मुंह से खून निकलने लगा, और फिर लाइटनिंग की स्पीड से गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसके साथ चारों तरफ हमला करने लगती है, जिसके कारण बाइक कालू के पास कोई रास्ता ही नहीं होता उसके सामने डिफेंड करने की। अब यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट उस पर अटैक करता है, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके खेलता है। अब यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने अपने फुल पावर से अटैक नहीं किया था, वरना बाइक कालू वहीं पे मारा जाता। और फिर लू फैंग अपने उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को छोड़ के लू फैंग वाली बॉडी में आ जाता है। अब यहाँ पे लू फैंग उसके पास जाता है और डी फैंग से कहता है कि डी फैंग ये बहुत ही ज़्यादा हेवली इंजर्ड है और ये अभी मेरे पावर को रेसिस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम इसे ले जाओ, इसे न्यूट्रिशन केबिन में ले जाके इसको रिकवर कराओ। और उसके बाद डी फैंग उसे उस न्यूट्रिशन केबिन में ले जाता है।
अब यहाँ पे बाइकालू उसे अंदर ले जाता है और लू फेंग भी अंदर जाता है, जहाँ पे बाइकालू ने अभी से ही लू फेंग को अपना मास्टर मान लिया होता है। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि ठीक है, अभी जल्दी से हील अप हो जाओ, मुझे अभी और भी काम है ताकि मैं तुम पे स्लेव सोल इम्प्रिंट का यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे लू फेंग ऐसा इसलिए करता था ताकि कोई भी स्लेव उसे धोखा ना दे सके, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेथड है कि उसके प्रति हमेशा से वफादार रहेगा और उसे धोखा नहीं देगा। और अब फिर हमें सीन चेंज कर वर्चुअल यूनिवर्स ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड के एक लग्जरीज विला गेस्ट रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे लाला इंसान अपने एक रूम में बैठा हुआ होता है और कहता है कि अभी तक डेविन और बाइकालू ने मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं किया, और वो फिर उन सब से कांटेक्ट करने के लिए अब यहाँ पे वो एआई हेल्पर उससे कांटेक्ट करने लगा, लेकिन जब वो कांटेक्ट करता है तो वहाँ से उसको जवाब नहीं मिलता है। तो ये देखकर वो कहता है कुछ तो हुआ है, और वो कहता है कि मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मैं कांटेक्ट को ये डिक्लाइन कर दे। और अभी के दौरान उसकी आंखों में डर और शौक दोनों था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो सब मारे जा चुके थे, लेकिन वो कहता है कि ये नामुमकिन है। बाइकालू के स्ट्रेंथ के कारण वहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो उसके लिए ट्रबल खड़ा कर सके, और वो कहता है कि ये नहीं हो सकता। और अब फिर वो वर्चुअल यूनिवर्स में वेट करने लगता ताकि वो डेविन और बाइकालू से उस न्यूज़ को सुन सके, और नाला इंसान और भी ज़्यादा सस्पेक्ट करने लगता है कि आखिर वहाँ पे कुछ न कुछ तो हुआ ही होगा। लेकिन उसे अपने बाइकालू डिस्प्ले पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा था, जिसके कारण उसे पता था कि उसके रहते हुए वो वहाँ पे मारा नहीं जा सकता, उसके मिशन को वो ज़रूर पास करेगा। अब ऐसे ही करके वो इंतज़ार करता, मिनट सेकंड सारे पास होने लगते, 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे ऐसे ही पास होने लगते। और यहाँ पे जैसे जैसे टाइम पास होता है नाला इंसान के एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा अगली होने लगता, और यहाँ पे उसे कोई भी न्यूज़ रिसीव नहीं होती, और जिसके कारण उसे पता चल जाता है कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। और यहाँ पे नाला इंसान बहुत ही गुस्से में कहता है, और यहाँ पे उसकी टेबल पे वाइन होती है जिसे पटक के वो तोड़ देता है, और अभी वहाँ पे उस सारी चीज़ों को तोड़ने लगता है और गुस्से में कहता है कि लू फेंग तुमने आखिर ये क्या किया। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि आखिर तुमने एक यूनिवर्सल लेवल 9 या फिर डोमिन लॉर्ड के बंदे को अपनी मदद के लिए क्या से ले आया, आखिर तुम कर क्या रहे हो। और अभी के दौरान उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान था, क्योंकि उसने अपने फैमिली मेम्बर के 2 इंपॉर्टेंट मेंबर्स को खो दिया है, जो कि डेविन और बाइकालू थे। और यहाँ पे उसे पता था कि लू फेंग की तरफ से अगर कोई बंदा है जो कि उनके दोनों बंदे को डील कर सकता है, तो यहाँ पे वो अर्थ के ट्रेजर्स भूलने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। और उसे लगता है कि जो बंदा बाइकालू के साथ फाइट कर सकता है वो जरूर यूनिवर्सल लेवल 9 का तो होगा ही, नहीं तो उससे ऊपर डोमिन लॉर्ड का बंदा होगा। और यहाँ पे अगर वो यूनिवर्सल लेवल 9 का बंदा हुआ तो वो ऑटोमन शिप को आराम से ले लेगा। और अभी के दरमियान नाला इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता और कहता है कि मैंने 3 साल बिताए वहाँ पे अर्थ पे जाने के लिए, लेकिन वहाँ मेरा कुछ नहीं हुआ और वहाँ पे मेरा नुकसान ही हो गया। और अब फिर हमें सीन चेंज कर सोलर सिस्टम मार्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी नाला इंसान बाइकालू के मारे जाने पे गुस्सा होता है। वहीं पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी में होता है, और वहाँ पे वो उस बाइकालू से कहता है कि इसे रोकने की कोशिश मत करो। यहाँ पे बाइकालू भी लू फेंग के सामने बड़े ही रिस्पेक्ट से खड़ा था, और यहाँ पे ये सब इसलिए कर पाया था क्योंकि बाइकालू अपने से ज़्यादा ताकतवर की रिस्पेक्ट करता है। और यहाँ पे उसने पहले से कहा था कि मैं इस डिफेंस के सामने झुकने को तैयार हूँ, क्योंकि इसने अपने उस अटैक से मुझे आराम से हटा दिया था, लेकिन तुम एक स्टार लेवल होने के नाते मैं मास्टर नहीं बन सकते। लेकिन जबकि लू फेंग ने उसे बड़े ही आराम से हरा दिया था, जिसके कारण बाइकालू उसे अपना टीचर मानने लगा था। और यहाँ पे हमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि यूनो प्लैनेट के टेक्निक को, जिसका नाम स्लेव सोल इम्प्रिंट होता है, उसे यूज करता है। अभी हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड जो ड्रॉप बन के उसके आई से बाहर निकलती है और वो क्रिस्टल लाइक ड्रॉपलेट्स उसके पास जाती है। और यहाँ पे हमें उस ड्रॉपलेट्स को दिखाया जाता है जिसपे कि कई सारे कॉम्प्लेक्स प्रिंट हो, और वो ड्रॉप बाइकालू के सर में चला जाता है, जिसके कारण वो उसके कॉन्शियसनेस में चला जाता है। और अब फिर हमें उसके कॉन्शियसनेस को दिखाया जाता है जहाँ पे एक मिनिएचर गैलेक्सी मौजूद था, और वहाँ पे उसकी बाइकालू की सोल भी मौजूद थी, और वहाँ पे उसके 8 आर्म्स गैलेक्सी भी स्पिन कर रहे होते, और वो ड्रॉप ऑफ वाटर उन सब के कारण मिक्स हो जाती है और वहाँ पे सब कुछ बदलने लगता है। और अब फिर आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग डिजर्ट में होते, और अभी के दरमियान बाइकालू अपनी आंखों को खोलता है
जिसके सामने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी होती है और उसकी आंखों में अभी आइडोलाइजेशन और वर्शिप भरी होती है, क्योंकि अभी वो लू फेंग का स्लेव बन चुका था, जिसके कारण वो उसको अपना गॉड मानने लगता है। और बाई कालू लू फेंग के सामने वो करता है और वो कहता है कि मास्टर। और अब फिर हमें बताया जाता है कि लू फेंग के उस स्लेव सोल इम्प्रिंट के यूज के कारण लू फेंग को अपने अंदर के सोल के हिस्से को कट करके उसे सोल स्लेव बनाना पड़ता है, जिसके कारण उसे भी डैमेज पहुंची होती है। और अब फिर लू फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को छोड़ के लू फेंग अपने आप में अपीयर हो जाता है। और अभी के दरमियान लू फेंग बाई कालू की तरफ देखता है, जो कि उसे अपने भगवान की तरफ देख रहा था। और यहाँ पे वो कहता है कि मेरे टीचर ने जो ये सोल स्लेव इम्प्रिंट बनाई है ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और अब फिर लू फेंग उन दोनों से कहता है कि डीफ एंड बाई कालू अब चलो धरती पे जाने का समय हो चुका है। और यहाँ पे वो दोनों उसके सामने झुकते और यस मास्टर कहते हैं। और अब फिर हमें उस शिप को दिखाया जाता है जो कि मार्स की तरफ बढ़ जाता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उन दोनों के कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग और उसके दोनों स्लेव आपस में बात कर रहे होते हैं। और वहाँ पे फिर बाई कालू लू फेंग से कहता है कि मास्टर एआई और क्वांटम कंप्यूटर के डेब्रिज वहाँ से ले आ चुके हैं और यहाँ पे हम आपके गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बॉडी के बारे में इसको लीकेज नहीं करना चाहते हैं। और लू फेंग भी कहता है ठीक है। और अब फिर वो कहता है कि ध्यान से इसके गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। और फिर लू फेंग बाई कालू से पूछता है कि बाई कालू आखिर नालान सान के पास कौन सी ट्रम्प कार्ड थी जिसने यहाँ पे उसे अर्थ पे भेजा। तो ये सुनकर कहता है कि वहाँ पे नालान सान के पास कोई भी ट्रम्प कार्ड्स नहीं है, उसकी फैमिली की फाउंडेशन पूरी तरह से बिखर चुकी है सिर्फ नालान सान को छोड़ के, क्योंकि अभी उसके पास कोई भी बड़ा पावर मौजूद नहीं है जिसके कारण वो अकेला पड़ गया। और उसने हमें और डेविन को यहाँ पे भेजा था ताकि वो यहाँ की ऑटोमन शिप को ले सके और वो यहाँ पे आपको मारने के लिए भेजे गए थे। और यहाँ पे वो बड़े गुस्से में होता क्या था कि वो नालान सान उसने आपको मरवाने की कोशिश की। और हमें बाई कालू को दिखाया जाता है जो कि अभी नालान सान के प्रति बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा होता है। अब हालांकि लू फेंग के स्लेव सोल इम्प्रिंट के यूज करने के बाद वो बाई कालू लू फेंग को अपना भगवान मानने लगा था। और यहाँ पे उसके लिए सबसे बड़ी बात थी लू फेंग की लाइफ, जो कि उसके मास्टर की लाइफ थी, जिसके कारण उसके मौत के बारे में बात करना वो नालान सान पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। अब यहाँ पे लू फेंग हंसते हुए कहता है कि चिंता मत करो नालान सान, छोटा बच्चा है मेरे सामने। और फिर वो बोलता है कि तुमने अभी कहा कि तुम अभी ऑटोमन शिप के बारे में बात कर रहे थे। और फिर ये सुनकर लू फेंग की भी आंखें चमक उठती और वो कहता है कि मैं तो इन 2 सालों में ये कम्प्लीटली भूल ही गया था। यहाँ पे एक ऑटोमन शिप भी मौजूद है जो कि बरमूडा ट्रायंगल के अर्थ में मौजूद है। और अब फिर बाई कालू कहता है कि हाँ नालान सान ने हमें इसलिए भेजा कि हम ऑटोमन शिप को ले सके। अब ये शिप इतना ज़्यादा है कि वो उसके पूरे फैमिली से ज़्यादा पैसे की है। और इसके बाद लू फेंग हंसता और बाता से कहता है कि जब हम लोग अर्थ पे जाएंगे तो वो हमारा समय होगा कि हम उस ऑटोमन शिप को ले ले। अब यहाँ पे वो डेविल बाता भी जोर से हंसती है और कहती है कि मैं समझ गई। और अब फिर हमें सीन चेंज कर यूनिवर्स शिप को दिखाया जाता है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ चुका होता है। वो अभी बरमूडा ओशियन की तरफ जाने लगता है। अब लू फेंग के बरमूडा ट्रायंगल के पहुंचने के बाद लू फेंग अपने यूनिवर्सल शिप को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है और वहां पे लू फेंग अपने दोनों स्लेव्स को लेकर वहां ओशियन की तरफ निकल जाता है। और हमें लू फेंग को दिखाया जाता जहां पे एक पिरामिड जैसा शिप उसमें ओशियन में फ्लोट कर रहा होता है, जिसकी हाइट 1200 मीटर होती है और वो एक स्काई क्रैपर जैसी लग रही थी। और यहाँ पे लू फेंग उसके पावर को आराम से महसूस कर पा रहा था जो कि उसके सराउंडिंग में फैली हुई थी। और यहाँ पे डी फैन भी उस ऑटोमन यूनिवर्स शिप को देखकर उसकी आंखें भी चमक उठती है। और यहाँ पे बाई कालू भी हंसते हुए कहता है और वो भी शौक होता है कि एक्चुअली ये मेरा पहला टाइम है कि मैंने ऑटोमन यूनिवर्स शिप को रियलिटी में देखा। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ऑटोमन रेस की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी और उसकी अपीयरेंस भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी। और यहाँ पे उसके अपीयरेंस से ये बता पाना कि वो किस ग्रेड की मेटल की शिप है। अब यहाँ पे ह्यूमन ने जो यूनिवर्सल शिप बनाए होते हैं यहाँ पे उसके ग्रेड को आराम से स्कैन करके पता लगा लिया जा सकता है, लेकिन इस ऑटोमन एलॉय को ह्यूमंस कभी भी बाहर से इसके ग्रेड के बारे में नहीं पता लगा सकते हैं। लेकिन बाई कालू कहता है कि नालान सान के मुताबिक जो उसने मुझसे कहा था ये ऑटोमन शिप लगभग डी ग्रेड की होनी ही चाहिए। और यहाँ पे वो बताता है कि इसके रास्ते में जो डिफेंस
से वो ना भी तो यूनिवर्सल लेवल शिप डी जितनी है, जो कि इसे बहुत ही ज़्यादा महंगा बनाती है और इसी कारण ये डेंजर भी है। और यहाँ पर तो ऐसे कई सारे डोमेन लॉर्ड के बंदे भी हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब ये सुनकर डिफेंड बाई कालू की तरफ शौक होते हुए देखता है और कहता है कि क्या इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो बाई कालू कहता है कि हाँ, तुम तो इसके अपीयरेंस को देखकर इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और वो कहता है कि ये ज़रूर डी ग्रेड का होगा, अगर ये ई ग्रेड का हुआ तो ये और भी ज़्यादा शॉकिंग होगा। और अगर बात करें दुनिया के अंदर की दुनिया के ट्रेजर के बारे में तो इससे भी ज़्यादा वो बढ़कर ये ट्रेजर होगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये पूरे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर स्टारफील्ड से भी ज़्यादा ट्रेजर इसको कंज्यूम करेगा। लेकिन यहाँ पे इसके चांस बहुत कम है कि ये ई ग्रेड का शिप है, लेकिन लू फेंग कहता है कि ये ई ग्रेड का ही शिप है। तो ये सुनकर डिफेन और बाई कालू मास्टर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मास्टर ये लगभग नामुमकिन है कि आप इसको देख के इसके ग्रेड के बारे में बता दें। तो लू फेंग कहता है कि मैं श्योर हूँ ये ई ग्रेड का ही है। और लू फेंग उसकी तरफ देखता है और वो फिर उन दोनों से पूछता है कि बताओ तुम दोनों तुम्हारे कौन से ग्रेड के आर्मर है। तो यहाँ पे डिफेंड रिस्पेक्ट से कहता है कि मास्टर मैंने अभी अंदर 3 जेनेटिक आर्मर पहना हुआ है, वहीं पे D3 ग्रेड एलॉय आर्मर को पहना हुआ है। और बाई कालू भी कहता है कि मास्टर मैंने अभी अंदर 3 जेनेटिक आर्मर को पहना है, वहीं पे बाहर D5 एलॉय आर्मर के आर्मर को पहना हुआ है। तो ये देखकर लू फेंग उसके बारे में बताता है और कहता है कि हाँ, जेनेटिक आर्मर भी ब्लैक गॉड सेट की जैसे ही होता है, जो कि पूरे बॉडी को कवर कर लेता है और इसके अंदर डिफेंसिव एबिलिटीज़ भी होती है। और जितना ज़्यादा जेनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा जेनेटिक आर्मर मौजूद होगा और ये इतना ही ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे डिफेंसिव में। और इसी कारण जेनेटिक आर्मर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जो कि जेनेटिक वेपन के जैसे ही होते हैं। और यहाँ पे वो आगे बताता है कि जो एलॉय आर्मर तुम लोगों ने बाहर से पहना है उसकी स्किल बहुत ही कम है उस अंदर के मुकाबले। अब यहाँ पे ऐसा ही है कि एक सील जिसकी प्राइस चीप होती है और वो सिर्फ डिफेंस में ही काम आती है, जो कि तुम्हारे बॉडी को 100% प्रोटेक्ट नहीं करती है। इसी कारण ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो ई ग्रेड का ही शिप है। अब यहाँ पे लू फेंग उसको ऑर्डर करता है कि बाई कालू तुम्हें ऑटोमन शिप के अंदर जाना है। और वहाँ पे वो उसे एक एआई चिप देता है और कहता है कि जब तुम कंट्रोल रूम में जाओगे तो इसे वहाँ पे लगा देना। अब ये सुनकर बाई कालू उसके सामने झुकता है और फिर वो एआई चिप को लेकर अंदर की तरफ निकल जाता है। और अब फिर हमें उस ऑटोमन शिप को दिखाया जाता है जहाँ पे रास्ता था और वहाँ पे 3 कलर लेजर होता है, जो कि जैसे ही बाई कालू अंदर जाता है उस पर शूट करने लगता है। लेकिन बाई कालू की स्पीड के कारण वो निकल जाता है उन लेजर बीम्स के कारण। और यहाँ पे लू फेंग उस ऑटोमन शिप को देखते हुए कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, इसका अगर ऑनर होगा तो कम से कम ना भी तो अनडाइंग बेंग जरूर ही होगा। और यहाँ पे लू फेंग उस प्रेशर को महसूस कर पा रहा था कि एक बंदा जो कि अनडाइंग बेंग है वो भी ऑटोमन रेस से। और यहाँ पे अनडाइंग बेंग इतना ज़्यादा पावरफुल होता है जो कि अकेले ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टारफील्ड को मार सकता है, उसको हिला सकता है। और यहाँ पे उसकी एक पंच ही किसी भी प्लैनेट को आराम से पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के लायक है। और अगर बात करें उनकी फिजिकल बॉडी तो वो इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है कि वो लाइट के स्पीड से भी ट्रैवल करने के लायक हो जाते हैं और वो यूनिवर्स में भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग को यूनिवर्सल शिप चाहिए होता है उस डार्क स्पेस में ट्रैवल करने के लिए, लेकिन एक अनडाइंग बेइंग किसी यूनिवर्सल शिप की ज़रूरत नहीं होती, वो बिना अपने स्पीड से यूज करके डार्क स्पेस में जा सकता है, क्योंकि उस वक्त उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे लू फेंग बबाता से पूछती है कि बबाता, क्या तुम्हें इसमें कोई डिफिकल्टी होगी कि तुम्हें इसके शिप को ओनर को कंट्रोल करने में? यहाँ पे एक अनडाइंग बेइंग यूज करता जो कि किसी भी बंदे को इतने आसानी से अपने शिप पे कंट्रोल नहीं करने देगा। तो बबाता कहती है कि ऑफ कोर्स मैं ये कर सकती हूँ, ये तो यूनिमो प्लैनेट शिप जैसा ही है जैसे कि मैं उसे यूज करती थी, और अगर ना हुआ तो मैं इसे शट डाउन कर दूंगी। यहाँ तक कि सेक्टर लॉर्ड के बंदे भी यूनिमो प्लैनेट के सामने कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर बात करें ऑटोमन शिप की तो ये तुम्हारे लक पे है, क्योंकि ऑटोमन शिप का एक बंदा अनडाइंग बेइंग है जो कि दूसरे रेसेस से अलग है। तो यहाँ पे बबाता कहती है कि हाँ, और वो लू फेंग से कहती है कि चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ,
आखिर एक नॉर्मल इंसान अपने उस शिप को कैसे कंट्रोल करता है। तो लू फेंग कहता है कि ये तो सिंपल है, उसे कंट्रोल करने के लिए एआई चाहिए होता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारे टीचर भी मुझे कंट्रोल करते थे ताकि मैं उनके शिप को कंट्रोल कर सकूं, और मैं भी एक एआई हूँ। लेकिन अगर ऑटोमन रेस की बात करें तो उनमें से हर एक बंदा एक एडवांस लिविंग एआई होता है जो कि हर कोई पावरफुल होता है, और हर एक बंदा ऑटोमन अनडाइंग होता है। और यहाँ पे अगर बात करें तो वो बंदे भी एआई में जितना ही पावरफुल होते हैं। और आखिर उन्हें एक एआई की ज़रूरत ही क्यों है जबकि वो खुद एआई होके इस शिप को मैनेज कर सकते हैं। अब ये सुनकर लू फेंग की भी आंखें चमक उठती और कहती कि क्या तुम्हारा कहने का मतलब है कि इसे एक ऑटोमन अनडाइंग बेंग कंट्रोल करता था जो कि एक एआई है। तो वाता कहती है कि हाँ, अगर बात करें किसी ऑटोमन अनडाइंग बेंग की तो उसकी सिर्फ ट्रिलियन भाग की एक पार्ट उस पूरे शिप को कंट्रोल करने के लायक है। और यहाँ पे किसी भी ऑटोमन बंदे को अपनी एक एआई की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो ये अभी मारा जा चुका है जिसके कारण इसे अभी कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। और ये अभी तुम्हारे लक पे ही डिपेंड करता है कि ये ऑटोमन का शिप तुम्हारे पास जाएगा कि नहीं। अगर इसका दरवाज़ा खुला रहा तो तुम्हारे पास ये आएगा, अगर नहीं खुला रहा तो तुम चाह के भी अभी कुछ नहीं कर सकते हो। अभी ये सुनकर लू फेंग अपनी सांसें थामे हुआ था कि आखिर अंदर क्या होने वाला है, क्या उसे ये ऑटोमन शिप मिलेगा या फिर नहीं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग और डाई फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अभी बाहर ही इंतजार कर रहे होते हैं कि कब बाई कालू उन सबको संदेशा देगा कि मास्टर ये हो चुका। और अब फिर हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वहाँ पे वो बाई कालू कहता है कि मास्टर सक्सेस हुआ। अब यहाँ पे ये सुनकर लू फेंग की आंखें चमक उठती और कहता है कि बहुत अच्छे। और यहाँ पे बबाता भी कहती है कि माई एक्चुअली एआई इस कंट्रोल सिस्टम को हैक कर चुकी है और हैकिंग सक्सेस हो चुका है। और यहाँ पे पावर को कट कर देती है और यहाँ पे वो भी पावर कट हो जाता है जिसके कारण लू फेंग बड़े ही आराम से अंदर जा सकता था। उससे किसी भी लेजर कैनन की चिंता नहीं थी और अभी सारे डिफेंसेस ऑफ हो चुके थे। और यहाँ पे लू फेंग डी फेंग के साथ अंदर जाने लगता है और वो एंट्रेंस के पास आ जाता है। और वहाँ पे हमें उस एंट्रेंस को दिखाया जाता है कि जो लोअर लेवल ऑफ एंटायर पिरामिड होती है, और वहाँ पे 10 मीटर चौड़ा एक लंबा रास्ता होता है। और अब फिर हमें उस आर्मर को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपने चारों तरफ क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइन को घेरे हुए होता है और लू फेंग अपने डिफेंस को सॉलिड किए हुए था। और यहाँ पे वो अपने पूरी प्रोटेक्शन का ध्यान रखे हुए था। और लू फेंग अंदर जाता है और डी फेंग अंदर जाते हुए कहता है कि मास्टर अभी कम्प्लीटली सेफ है, आप अंदर आ सकते हैं। अब जब लू फेंग अंदर जाता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा यूनिक लेआउट मौजूद थी और जिसे देखकर लू फेंग शॉक हो जाता है क्योंकि उस पूरे पिरामिड शिप लाइक स्ट्रक्चर की पूरी लेआउट बहुत ही ज़्यादा अलग थी ह्यूमन रेस के यूनिवर्सल शिप की। वहाँ पे एक ही मेन पाथवे था जहाँ पे वो सीधे सिंगल हेलिक्स में जाता था और वहाँ पे पहाड़ों जैसा रास्ता बना हुआ था और वहाँ का रास्ता 30 मीटर चौड़ा था जो कि सेंटर में जाके मिलता था। और वो पिरामिड का कंट्रोल रूम सेंटर से 800 मीटर नीचे मौजूद था और वहाँ का सेंटर ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उसके चारों तरफ ट्रांसलूसेंट स्पार्कलिंग ब्यूटीफुल मेड बना हुआ था। वहाँ पे कोई कंट्रोल रूम बोर्ड नहीं था और वहाँ पे सिर्फ एक फ्लोटिंग क्रिस्टल मौजूद था। और यहाँ पे बाई कालो लू फेंग की तरफ देखता कहता मास्टर, और यहाँ पे लू फेंग हंसते हुए कहता है बहुत अच्छा किया। और फिर लू फेंग बबाता से कहता है कि इस शिप को चेक करो। तो यहाँ पे बबाता सारी चीज़ें चेक करने लगती है और बबाता उसे बताती एनर्जी शील्ड वो भी परफेक्ट कंडीशन में। और फिर वो आगे चेक करती है और वो कहती है डैम ये एनर्जी शील्ड तो एक्चुअली हाई लेवल की है। और वो कहती है कि अगर हम इसके डिफेंसेस को भी साइड में हटा दे तो इसका शील्डिंग अकेले E9 ग्रेड के अटैक को अवॉइड कर सकता है, मतलब कि इसको ब्रेक करने के लिए किसी भी बंदे को अनडाइंग लेवल तक जाना पड़ेगा तभी जाके वो इसके एनर्जी शील्ड को तोड़ पाएगा। और यहाँ पे बबाता की वॉइस उस कंट्रोल रूम में गूंज रही होती है और यहाँ पे लू फेंग डी फेंग बाई कालो ये तीनों शॉक हो जाते हैं कि एक एनर्जी शील्ड इतना ज़्यादा एक्सट्रीम है। अब यहाँ पे बाई कालो पूछता है कि आखिर ये शिप किसका है, आखिर ये शिप का ऑनर कौन था कि इसके पास एक E9 ग्रेड की शिप है जो कि यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा रेयर होती है। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि इसका ओनर एक अनडाइंग बेंग था
एक ऑटोमन अनडाइंग बैंक, जिसे सुनकर बाइकल और डिफेंड की आंखें बाहर निकल आती है और यहाँ पे वो सब शॉक हो जाते हैं कि क्या एक अनडाइंग बैंक, एक ऑटोमन अनडाइंग बैंक का ये शिप है। और यहाँ पे एक अनडाइंग बैंक का शिप बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होता है और वैसे ही ऑटोमन बंदे की शिप की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस होती है इस पूरे यूनिवर्स में। यहाँ तक कि आईफोन ऑटोमन अनडाइंग बैंक इस पूरे कंट्रोल को, शिप को कंट्रोल कर पाती थी और यहाँ पे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग थी। और अब फिर बताता और भी ज़्यादा चीज़ें चेक करने लगती है, जहाँ पे वो उसके ऑफेंसिव वेपन को चेक करती जो कि परफेक्ट कंडीशन में था। और अब फिर बबाता और भी चेक करने लगती है, जिसे देखकर वो कहती है कि डैम, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, इस ऑटोमन शिप की टेक्नोलॉजी वेपन तो और भी ज़्यादा डेंजर है, जो कि तुम्हारे टीचर के शिप से भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये एक ऑटोमन शिप कहलाने के लायक है। ये ऑटोमन शिप का अनडाइंग बैंक का शिप, ये लग्जरी है, ये सिंपल है, ये प्योर मैडनेस है। यहाँ पे 3 स्टार मास्टर ग्रेड स्टार एनिलेटर कैनन्स भी है, यहाँ तक कि 9E3 ग्रेड लेजर कैनन्स भी है। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है और पूछता है कि आखिर ये स्टार एनिलेटर कैनन्स क्या होते हैं। तो बबाता कहती है कि ये लेजेंडरी टेक्नोलॉजिकल वेपन्स होती है, जो कि एक स्टार एनिलेटर कैनन्स होती है और इसके नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होता है कि इसके एक ही शॉट से तुम पूरे प्लैनेट को ख़त्म कर सकते हो। और अगर इसके पावर की बात करें तो ये एक अनडाइंग बैंक के साथ कम्पिटिट कर सकती है। और ऑफ कोर्स द स्टार एनिलेटर कैनन, इसके भी कई सारे खूबियाँ हैं और वो कहती है कि ये बहुत ही बड़ा एरिया में अटैक करता है, ये सिंगल पॉइंट पे अटैक नहीं कर सकता है। एक अनडाइंग बैंक की कारण, जिसकी कारण ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर वेपन है जो तुम्हारे आगे चल के बहुत ही काम आएगा। और यहाँ पे फिर वो मूवमेंट सिस्टम को चेक करती है, जो कि अपने परफेक्ट कंडीशन में होता है। वो फिर लू फेंग से बोलती है कि लू फेंग, तुमने तो एक लॉटरी ही जीत ली, ये ऑटोमन शिप बहुत ही ज़्यादा सिक है, तुम्हारे यूनियो प्लान के टीचर के शिप से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये सुनकर लू फेंग को तो चक्कर आने लगता कि आखिर इसमें कैसे कैसे फंक्शन है। और आप फिर बबाता आगे बोलते हैं कि अगर डाटा को देखा जाए तो शिप की मेन बॉडी ई ग्रेड की है और फिर वो कहते हैं कि अगर डाटा के हिसाब से देखा जाए तो इसकी शिप की मेन बॉडी ई ग्रेड पे आ चुकी है और इसमें खासकर एक सेल्फ रिपेयरिंग फंक्शन है कि जिससे मदद से अगर ये डैमेज भी हो जाए तो ये खुद को हील करने लगती है। और यहाँ पे इसके साथ एनर्जी शील्ड भी है, जो कि एक ई ग्रेड शिप में हमेशा ही मौजूद होती है। और यहाँ पे इसकी मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, जिसके कारण इसको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बनाया जाता है। और इसके साथ एक स्टार एनिलेटर भी है, जो कि इसे और भी ज़्यादा महंगा बनाता है। और यहाँ पे बबाता लू फेंग से कहती है कि लू फेंग, तुम तो इस बार सच में लॉटरी जीत चुके हो, ये अगर तुम्हारे पूरे उस जर्नी में जो कि तुमने वर्ल्ड 18 वर्ल्ड के टूर में कमाए थे उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ के हैं। तो भाई लोग, इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि लू फेंग आखिर उस शिप को कैसे यूज़ करता है, क्या उसे अभी यूज़ करने वाला है, क्योंकि इस शिप के लिए तो अनडाइंग बैंक भी उसको मारने को तैयार हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।